तो बच्चों, हाउ यू? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के लेसन में अभी तक जो भी हमने 4 क्लासेस में पढ़ी हैं, लेसन नंबर 4 तक, अगर मैं उसको सम अप करूं तो ये है। अगर 4 क्लासेस की अगर पूरी बातें अगर मैं एक स्लाइड में लिखना चाहूं तो वो ये बातें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीनशॉट लगा रखा है। तो जस्ट एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा इक्वेशन होता x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो देखो, अगर मैं इसको अल्जेब्रिक मेथड से देखना चाहता हूं तो a1 डिवाइडेड बाई a2 1/3, b1 डिवाइडेड बाई b2 -2/4। जैसे ही मैंने देखा कि a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, मैं यहीं पे कह दूंगा कि जी इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। c1/c2 की जरूरत ही नहीं। देखो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जैसे ही पता चला मैं बोल दूंगा कि इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर मुझे ग्राफ बनाना हुआ तो इतना मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि वो जो ग्राफ बनेगा इन दोनों इक्वेशन का, एक इस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, एक इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। दोनों लाइन आपस में जाकर के कहीं ना कहीं ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे वही इसका आंसर होगा, वही इसका सॉल्यूशन होगा। और अगर अल्जेब्रिक मेथड से मुझे सॉल्यूशन निकालना है तो मैं यहां पे या तो अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दूंगा या एलिमिनेशन मेथड लगा दूंगा। ठीक है जी। सिमिलरली अगर आपके पास ये दूसरा नंबर इस टाइप का क्वेश्चन है तो देखो, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन नंबर 2 देखूं तो आइडियली इसी को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो 4x हो जाता है, 6y हो जाता है -18। तो ये इक्वेशन नंबर 2 तो है ही नहीं, ये इसी का मल्टीप्लाइड वर्जन है। तो अभी तक तो तुम लोग बिल्कुल मास्टर हो गए होगे इस सब्जेक्ट का। बताओ इसका कितना सॉल्यूशन होना चाहिए? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आइडियली ये दो इक्वेशन है ही नहीं, ये तो है एक ही इक्वेशन, मल्टीप्लाइड वर्जन है। इसमें से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो ये यही बन जाएगा, यही इक्वेशन बन जाएगा। देखो, अगर 2 को कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा? 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये 2 को 0 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। यही वाला इक्वेशन बच गया। तो इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए। और देखने के लिए यही तरीका है, a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 इक्वल टू है c1/c2। देखो, ये 2/4 a1/a2 आया, a1/a2 2/4 मतलब 1/2। 3/6 का मतलब भी होता है 1/2, 2/4 का मतलब भी होता है 1/2, 9/18 का भी मतलब होता है 1/2। ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, इसलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। गेस कर सकते हो कि इसमें ग्राफ कैसा बना होगा? तो ग्राफ में एक लाइन ऐसा बनेगा, किसी भी तरीके का बनेगा बट स्ट्रेट लाइन होगा, और जो दूसरा लाइन होगा ये भी इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा। देखा था हमने पिछले क्लास में। ओके, व्हाट अबाउट दिस थर्ड वन? x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और ऐसा है तो a1/a2 किया 1/2 आया, b1/b2 किया ये भी 1/2 आएगा, कट जाएगा ये। तो a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, ये आ गया 1/3। देखो, a1/a2 इक्वल टू है b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसलिए इसका नो सॉल्यूशन आएगा। ये हमने पहले ही देख रखा था अलजेब्रिक मेथड से। और इसको सोच सकते हो कि ग्राफ में कैसा होगा अगर नो सॉल्यूशन आना है, कोई सॉल्यूशन ना मिले। तो इतना हमने पढ़ा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने का बस एक ही रास्ता है, वो ये है कि जो दोनों लाइन लाइन बनेंगे, जो दोनों इक्वेशन बनेंगे, एक इक्वेशन नंबर 1 का लाइन बनेगा, मान लो ऐसा बना, तो जो दूसरा इक्वेशन का लाइन बनेगा वो इसके पैरेलल होना चाहिए, ताकि कहीं पे भी
इनफाइनाइट पे भी जाने के बाद ये कभी इंटरसेक्ट ना करे एक दूसरे को, क्योंकि जैसे ही इंटरसेक्ट कर जाएगा मुझे पता चल जाएगा कि वही आंसर है, यूनिक सॉल्यूशन है वो। तो मुझे ऐसा लाइन चाहिए जो कि इंटरसेक्ट नहीं करे, और ऐसा लाइन होता है पैरेलल लाइंस। तो मुझे इतना पता है कि इसका ग्राफ जो भी बनेगा, ये वाला ग्राफ इस वाले ग्राफ के पैरेलल होगा, और इसलिए देखो लिखा है पैरेलल लाइंस। सो अगर ये जो स्लाइड हमने अभी लिखा है, ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर इस स्लाइड की हर बातें आप बिल्कुल अच्छे से समझते हो तो अपने आप को खुद ही जज कर लेना कि आपको सब कुछ समझ में आता है, आप सारी चीजें कर लोगे। अगर इसमें का कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी है। ऑलराइट, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस बना करके देखते हैं बच्चों कि हमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नोट किए हुए हैं, लेट्स चेक इट। तो ये एक्सरसाइज 3.1 का है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, तो मैं अलग से लिखना शुरू कर देता हूं, 10 स्टूडेंट्स। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। तो मैंने ऐसे लिख लिया 10 स्टूडेंट्स, ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में लिख लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो टोटल बच्चे 10 हैं। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स बोल रहा है इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लेते हैं x, नंबर ऑफ बॉयज को मान लेते हैं कि y। ठीक है, या तुम यहां पे भी ये भी कर सकते हो कि जैसे ही तुम्हें पता चला कि नंबर ऑफ, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज जितना भी है नंबर ऑफ गर्ल्स उससे 4 ज्यादा, चलो ठीक है y मान लो। यही सिंपल तरीका है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। ये तो बहुत ही निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो द पॉइंट इज कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, x है, और ये बोल रहा है कि दिस इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज अगर y है तो उससे 4 ज्यादा है लड़कियां। तो बताओ कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला दिया जाए, तो मुझे पता है स्टूडेंट 10 है, तो मैं बोलूंगा कि x प्लस वाई अगर मिला दिया जाए तो मुझे पता है ये 10 है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस इसको सॉल्व कर लो, किसी भी तरीके से कर लो। ऐसा करो, ये x है, इस y को इधर लेके आओ, तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। सेम इक्वेशन 1 ही रहा ये भी। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड कर देंगे, ये दोनों कट गया। 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दी जाए, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में, तो 7 माइनस वाई इक्वल टू 4। सो y इक्वल टू 4 इधर चला गया 3, सो y इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 7 आ गया। देखो बात भी सही है आंसर, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 10 होने चाहिए, तो 7 प्लस 3 10 स्टूडेंट हो गए। और इस बात को भी सेटिस्फाई कर रहा है ये आंसर कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स x है, तो गर्ल्स कितनी है 7, और ये बॉयज कितने हैं 3, तो गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है बॉयज से। बिल्कुल सही आंसर है। तो आंसर ये यूनिक है क्योंकि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इसको भी और इसको भी, ये बता रहा है कि x प्लस वाई को जोड़ दिया जाए तो 10 आएगा, इसको तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, और साथ में इसको भी कर रहा है। सिमिलरली बहुत सिंपल है, आप सारे बना पाओगे। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो मान लेते हैं
कि पेंसिल का कॉस्ट इक्वल टू एक्स, पेन का कॉस्ट इक्वल टू वाई। तो क्या होगा, 5 पेंसिल हमने खरीदा और 7 पेन खरीदा, तो 5 पेंसिल खरीदूंगा तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, 5 इंटू एक्स, क्योंकि ये एक पेंसिल का कॉस्ट है, 1 पेंसिल का कॉस्ट, 1 पेन का कॉस्ट वाई है। तो 5 पेन खरीदूंगा तो 5x, और 5 पेंसिल खरीदा तो 5x, 7 पेन खरीदा तो इतना पैसा, तो टोटल इतना पैसा लगा। और ये बोल रहा है कि ये 50 है, दिस इज इक्वल टू 50। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वेर एज 7 पेंसिल अगर खरीदते हो और 5 पेन खरीदते हो, 7 पेंसिल खरीदा जाए और 5 पेन खरीदा जाए 5y, तो ये 46 रुपीज का पड़ता है। ये इक्वेशन नंबर 2। बस इसको सॉल्व कर लेना है, किसी भी मेथड से कर लो। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 5 है, यहां पे 7 है, तो क्या करना चाहोगे? मुझे तो एलिमिनेशन मेथड ही ठीक लगता है। तो देखो क्या करूंगा मैं, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देता, या जस्ट मिनट, हाँ, -5 से, -5 से, ठीक। और इसमें मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता दूसरे वाले इक्वेशन में। तुम बोलो मैंने ऐसा कैसे सोच लिया? यार आपको भी समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे कि कैसे होने के बाद। मैंने इसलिए सोचा क्योंकि जैसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -35y, और ये 7 इंटू 5 ये भी हो जाएगा 35y, तो ये दोनों कट जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप सब्स्टिट्यूट कर लो। आप यहां से कुछ भी मत करो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल दो और इसमें डाल लो। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना पाओगे। जस्ट मैंने आपको हिंट दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing following pair of linear equation intersect at a point, या पैरेलल है या कोइंसिडेंस है। सो बेसिकली ये पूछ रहा है कि तुम a1 by a2, ये दो इक्वेशन दिए हैं, देखो ये दो इक्वेशन, वैसे ही यहां पे भी दो इक्वेशन, यहां पे भी दो इक्वेशन। ये तुमसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनाओगे इक्वेशन नंबर 1 का, जो इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ बनाओगे, ये आपस में पैरेलल होगा या इंटरसेक्ट करेगा या कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो ये बताने के लिए दो तरीके हैं, या तो मैं ग्राफ बना लूं, और दूसरा मुझे ऑलरेडी पता है अलजेब्रिक मेथड से मैं ग्राफ को प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। एक तो की तरीका है कि मैंने ये लिया, एक्स और वाई एक्सिस बनाऊंगा, इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ बनाऊंगा, कुछ आएगा, इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ बनाऊंगा, कुछ आएगा, फिर मैं देखूंगा कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। दिस इज वन वे, ये भी सही है, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है। जब मेरे पास दो तरीके ऑलरेडी मुझे पता है कि अलजेब्रिक मेथड से भी तो मैं पता कर सकता हूं, तो मैं अलजेब्रिक मेथड से पता कर लूंगा और उसके बाद ग्राफ को प्रिडिक्ट कर लूंगा, समझ लूंगा कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, a1 by a2 निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 में 5/7, b1 by b2 निकालो, -4/6। ये दोनों बराबर हैं क्या? जैसे ही ये दोनों बराबर नहीं मिले, मुझे पता चल गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये पता ही चलते ही मैं समझ गया कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। और यूनिक सॉल्यूशन एक ही केस में होता है ग्राफ में, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे, तो कुछ लाइन ऐसे होगा और दूसरा वाला लाइन ऐसे होगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। सो इसलिए इसका आंसर है, जो पहला वाला है, इसका आंसर है कि दिस इज इंटरसेक्टिंग।
दिस विल इंटरसेक्ट। इसका देखो क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हो? ये जो पहला इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। देखो 18, 6, 24। तो आइडियली ये एक ही इक्वेशन है, दोनों दोनों अलग अलग इक्वेशन ही नहीं है। और तुम इस तरीके से मैथमेटिकली भी देखोगे तो देखो a1/a2 विच इज 9/18 जो कि 1/2 होगा, b1/b2 3/6 ये भी 1/2 होगा, तो मैं इक्वल टू लिखता हूं b1/b2, और c1/c2 भी उतना ही है 12/24 1/2। तो ये तीनों बराबर हैं, और जब ये तीनों बराबर होते हैं तो इसको कहा जाता है कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसी को ग्राफ में अगर मैं समझूं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों लाइन कहीं मिलेंगे ही नहीं। जब दोनों लाइन कहीं मिलेंगे ही नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कुछ लाइन ऐसा होगा और दूसरा वाला बिल्कुल इसी के पैरेलल होगा। तो जो इसका आंसर है ये है कि ये पैरेलल लाइंस हैं। ये अगर मैंने a1/a2 जब b1/b2 c1/c2 नहीं किया था तभी भी मैं बता सकता था, क्योंकि ये इक्वेशन एक ही था। ये जस्ट अपने समझ से बता रहा था मैं, क्योंकि इसी समझ से तो ये आया है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। इसलिए मैं सारे तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हर तरीके से सोच सकते हो। व्हाट अबाउट दिस वन? इसमें देखो a1/a2 किया तो 3 आया, b1/b2 किया ये भी 3 आया, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो जब भी ऐसा होता है कि a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 हो लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो तो इसका होता है नो सॉल्यूशन। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और ग्राफ में नो सॉल्यूशन कब आएगा? ओ आई एम सॉरी यार, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो कॉन्साइड होगा ना। आई एम वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। कॉन्साइड, कोइंसिडेंट, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर है तो इसी के ऊपर एक लाइन और भी होना चाहिए, तभी इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ग्राफ में गलती होगी, बोलने में गलती हुई मेरे से। लेकिन जैसे ही मैं देखूं कि नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन का ग्राफ में मतलब यही है कि कहीं वो लाइन इंटरसेक्ट ही ना करे। तो अगर एक लाइन ऐसा है तो दूसरा लाइन बिल्कुल इसी के पैरेलल है, तो मैं इसको बोलूंगा ये पैरेलल लाइन है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं कॉन्साइड ही नहीं करेगा। जहां पे कॉन्साइड करता, आई मीन जहां पे इंटरसेक्ट करता, वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता। अब तो कर ही नहीं रहा पैरेलल लाइन में, इसलिए नो सॉल्यूशन। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ये जस्ट हम अपने क्वेश्चन करके हम अपने मेमोरी को ब्रश अप कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं, दैट्स ऑल। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अच्छा, कंसिस्टेंट का बेसिकली मतलब ये होता है बच्चों, लिख देता हूं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इसका सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इसका सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो देखो इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहां है, पेयर कहां है, दो इक्वेशन कहां है? तो एक ये है, क्वेश्चन नंबर 1 में दो इक्वेशन देखो, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। सेम वही कर भाई, a1 डिवाइडेड बाई a2 कर देना है, b1 डिवाइडेड बाई b2, c1 डिवाइडेड बाई c2। जब मैंने ये चीज किया तो मुझे पता चलेगा कि जी इसका सॉल्यूशन मिलेगा या इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो सेम वही क्वेश्चन है, सो आप ये कर सकते हो, आसानी से कर पाओगे। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y, नहीं सॉरी प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, सो ये मुझे पहला इक्वेशन पता है,
दूसरा इक्वेशन क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बोल रहा है कि दूसरा इक्वेशन ऐसा बनाओ, ऐसा बनाया जाए कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। कौन से लाइंस इंटरसेक्टिंग हो? इसका ग्राफ बनाऊंगा तो एक लाइन आएगा, इसका भी ग्राफ बनाऊंगा तो दूसरा लाइन आएगा, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे, ऐसा इक्वेशन बताओ, ये पूछ रहा है। तो बस बताने के लिए सिंपल तरीका ये है कि किसी भी तरीके से करके अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो मुझे पता है शॉर्ट कि इसका आंसर होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन होने का मतलब यह है कि शॉर्ट कि वो इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो देखो किसी भी तरीके से करके a1/a2 कुछ भी लिख दो, यहां पे x लिख दें, लिख देते हैं। तो a1/a2 क्या आ गया? x लिखते ही a1/a2 क्या आ गया? 2 आ गया। देखो 2/1। अब कुछ भी मैं यहां पे लिखूं, सिर्फ 2 नहीं आ सकता है। जैसे मान लो मैं यहां पे 1.5y नहीं लिख सकता, +1.5y, क्योंकि जैसे मैं 1.5y करूंगा, ये 3/1.5, ये 2 आ जाएगा। तो ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। तो ये 1.5 की जगह पे कुछ भी रख दो, सिर्फ y रख दो, लो ओनली y। तो ये क्या होगा? b1/b2, देखो b1/b2 इक्वल टू हो गया 3/1, जो कि 2 तो नहीं है ना। और यहां पे कुछ भी रख दो, तुम्हारी मर्जी, +9 रख दो इक्वल टू 0, +8 ही रख दो इक्वल टू 0, +5 रख दो, +20 रख दो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2 सॉल्यूशन के लिए। तो देखो ये भी एक आंसर है। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, सिर्फ ध्यान इतनी सी रखनी है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो जाए। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर मैं मान लो यहाँ पे 2 ही कर दूं, तो यहाँ पे 2/2, a1/a2 मुझे पता चल गया कि 1 आ गया। अब कुछ भी करके यहाँ पे 1 ना हो सकता है, तो ये भी सही है, ये भी आंसर सही है। 2x + y, देखो ये तो 3/1 3 हो गया, यहाँ पे 2 भी हो सकता था, क्योंकि ये 3/2 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे इक्वेशन हो सकते हैं जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, ये कहना है। सिर्फ ध्यान क्या रखनी है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो। तो इंटरसेक्टिंग के लिए हमने देख लिया। अगर यही मैं बोलूं कि ऐसा इक्वेशन बताओ कि ये पैरेलल लाइन हो जाए, तो पैरेलल लाइन अगर होगा, इसका मतलब कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। और नहीं सॉल्यूशन मिलने का मतलब यह है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर तो हो, लेकिन c1/c2 बराबर ना हो। तो मैं ऐसा ही कुछ करूंगा, a1/a2, चलो ये 1 आ गया, b1/b2 के लिए भी मैं 3 रख दूं, देखो ये दोनों 1 आ गया, ये देखो ये आंसर हो गया, +20। यहां पे a1/a2 क्या है? a1/a2 करूंगा 1 आएगा, b1/b2 करूंगा ये भी 1 आएगा। लेकिन जैसे ही मैं c1/c2 करता हूं, ये आएगा -8/20, ये 1 नहीं आ रहा। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, एंड हेंस इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कोई सॉल्यूशन नहीं है मतलब पैरेलल लाइन है, कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। व्हाट अबाउट कोइंसिडेंट लाइन? कोइंसिडेंट लाइन का मतलब कि एक लाइन ऐसा तो दूसरा जस्ट इसी के ऊपर, और उसका मतलब यह है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट जगह पे कॉन्साइड कर रही है, इनफाइनाइट जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी के ऊपर है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और एल्जेब्रिक मेथड से मुझे पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब कि वो एक ही इक्वेशन हो। तो देखो अगर इसी इक्वेशन को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले इक्वेशन को,
मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं बोलूंगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये मैं बोल तो रहा हूं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, लेकिन एक्चुअली ये इक्वेशन नंबर 2 है ही नहीं। ये ऊपर में ही मैंने दोनों तरफ 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 ही है। इसलिए इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए एक के ऊपर ही दूसरा लाइन भी आएगा, और तुम देखोगे कि a1 बाई a2, a1 बाई a2 करो, a1 बाई a2 ये आ गया 2/4, b1 बाई b2 करो, ये भी आ गया 3/6, 3/6 मतलब 1/2, ये भी आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, और c1/c2 अगर किया तो ये भी आ गया -8/16, -16, इसका मतलब 1/2। तो a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, c1/c2 भी 1/2 है, तो ये तीनों बराबर हैं आपस में। और यही कंडीशन तो हमने देखा है कि जब तीनों बराबर होते हैं तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो बच्चों, अगर आपको बिल्कुल क्लैरिटी है ना जो भी चीज हमने पढ़ी है, तो कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आपको चैलेंज कर सकते हैं। बल्कि आप चैलेंज कर सकते हो कि मुझे किसी भी किताब से, एनसीईआरटी छोड़ दो, आर डी शर्मा या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो तुम्हें, कॉम्पिटिटिव बुक्स जो तुम्हें लगता हो कि टफ है बहुत, तुम उसके क्वेश्चंस निकाल लो, तुम आसानी से बना पाओगे, बिकॉज तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि तुम कितना टफ क्वेश्चन बना रहे हो, इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे बेसिक रूट तक जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है। अगर वो क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, ट्रस्ट मी। सो इस तरीके से हमने आपका एक एक्सरसाइज देख लिया है, एंड 3.1 अगले क्लास में कुछ 3.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम बनाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि वो भी ऐसे ही सिंपल आपको समझ में आएगा कि बहुत ही सिंपल है। फिर अगला एक्सरसाइज बनाएंगे 1-2 क्लास में, और इसको हम इस क्लास को खत्म कर देंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।